Hello, dear students. I hope you all are doing good. Welcome back to my this video series. In this video, we will briefly discuss about the promoting children development of children in the classroom. तो अगर हम डेवलपमेंट की चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की क्लासरूम में बात करें कि क्लासरूम में एक अच्छे क्लासरूम में हम बच्चे का डेवलपमेंट कैसे सभी बच्चों का एक साथ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो सभी बच्चों में अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हमारे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं या जो बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों ही कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, हम इसके बारे में इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि जिसके लिए सरकार ने जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे बच्चे जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, इसकी वजह से उन्होंने एक चीज बनाई जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, हिंदी में कहेंगे समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में होता है या इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को एक साथ क्लासरूम्स में हम बैठाते हैं और क्लासरूम में एक साथ बैठाकर एजुकेशन देते हैं। तो इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में जानेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले के जो वीडियो में हमने बात की थी उसमें हम जो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट होता है उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी और उनके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, मेंस क्या कॉजेज होते हैं, उनके डेवलपमेंट में रुकावट क्या आ सकती है, इसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी। लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी बच्चों को कैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ये वाला है जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। इसके लिए जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइंस बोली है जिसको हम देख सकते हैं। When learning is purposeful, creativity blossoms. When creativity blossoms, thinking emanates. When thinking emanates, knowledge is fully lit. When knowledge is fully lit, economy flourishes. इट मीन्स कि जब हमारी जो लर्निंग होती है वो एक पर्पसफुल होती है, हमारी जो लर्निंग हमारी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो पर्पसफुल होती है। क्रिएटिविटी ब्लॉसम्स यानी कि उनके अंदर जितने भी क्रिएटिविटी ब्लॉसम्स होते हैं जो खिलते हैं वो होती है। तो व्हेन क्रिएटिविटी ब्लॉसम्स, और जब क्रिएटिविटी ब्लॉसम्स होती है तो हमारी जो थिंकिंग, हमारी जो सोच होती है वो एक इमिनेट्स की तरह काम करती है, और जब हमारी जो थिंकिंग होती है वो एक इमिनेट्स की तरह काम करती है तब जो हमारा नॉलेज होता है वो फुली लिट होता है। उसके बाद अगर हमारे जो नॉलेज में है हमारा जो फुली लिट, इट मीन्स कि एक ज्योतिर्मय तरीके से वो हमारे नॉलेज को फुलफिल करता है। आगे उसके आगे अगर जब नॉलेज जो है वो एक ज्योतिर्मय रूप में हो जाती है तो वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को फ्लोरिशेस करता है, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी इकोनॉमी है, उसमें और ज्यादा फ्लोरिशेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स द फुल पर्सनल, academic and professional development of all learners irrespective of race, class, color, gender, disabilities, sexual preferences, learning style and language। अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में समावेशी शिक्षा भी कहते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत एक क्लासरूम में, एक कक्षा में हम अगर हमारे जो बच्चे बैठे हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, हम उनको भी एक ही क्लास में एक साथ एजुकेट करते हैं, एक साथ चीजों को सिखाते हैं। तो जो हमारा उनको ये ऐसा करना
हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो डिफरेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या होता था, पहले उनके लिए हम स्पेशल स्कूल्स बनाते थे। स्पेशल स्कूल्स में क्या होता था, उनको उनके तरीके से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें स्पेशल ट्रेन चिल्ड्रन टीचर्स होते थे। बट अब हो गया है कि ऐसे बच्चे जिनके इन बच्चों को स्पेशल स्कूल में इसलिए भेजने से अब हम मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं जिनका एक्चुअली में बहुत ज्यादा डल नहीं होता है, उनको हम नॉर्मल बच्चों की तरह एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बच्चे जिनको हम आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम नॉर्मल क्लासरूम में रखते हैं, ताकि उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो, उनको ये ना लगे कि ये लोग हमसे अलग हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक क्लास में दोनों तरीके के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एज अ टीचर हमारे लिए तो वो दोनों बच्चे बराबर होते हैं, बट इन द क्लासरूम जो और नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, वो उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। तो उनको अपने अकॉर्डिंग कैसे ढालना, उनके नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनको हम नॉर्मल चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग कैसे ढालें, नॉर्मल चिल्ड्रन की कैटेगरी में कैसे लाएं, ये सब जिम्मेदारी एक टीचर की होती है। तो जो उनका डेवलपमेंट होता है उस क्लासरूम में, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनका जो एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, वो सब क्लासरूम में होता है। उनके क्लासरूम में किस तरह से हम सभी तरीके की चीजों को समान रूप से पढ़ाते हैं, चाहे वो क्लासरूम में किसी भी जेंडर के बच्चे हों, कोई डिसेबिलिटी वाले बच्चे हों, किसी भी कलर के बच्चे हों, कोई भी उनकी लर्निंग स्टाइल या लैंग्वेज हो, तो हम हर तरह के बच्चों को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, हर तरह के बच्चों को एक जैसे ही टीचिंग, एक जैसे ही सिखाने की कोशिश करते हैं, एक जैसे ही शिक्षा देते हैं, और उन बच्चों का करिकुलम भी सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर वो डिसेबल्ड है तो हम उनको अलग करिकुलम प्रोवाइड करें, और अगर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको अलग करिकुलम प्रोवाइड करें, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सारे एक ही जैसे करिकुलम, एक ही जैसे एजुकेशन के थ्रू हम बच्चे के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिससे उसका एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, और बच्चा एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में ग्रो कर सके। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। हिंदी में हम बोलेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो पहला प्रिंसिपल्स है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स, equal educational opportunities to all, school adapt to the need of students, equal educational benefits for all students, the students' views are listened to and taken seriously. Individual differences between students are a source of richness and diversity and not a problem. अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाकर हम बच्चे की डेवलपमेंट को और अच्छा कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या करते हैं, बच्चों को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देते हैं सभी बच्चों को। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए हम अलग करिकुलम करें, या उनके लिए अलग को करिकुलर एक्टिविटीज रखी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब में नॉर्मल और डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, उन दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी स्टूडेंट्स की नीड होती है, जो उनकी जरूरतें होती हैं, वो स्कूल्स उनको प्रोवाइड कराता है, उनको देता है। वो बराबर ही इक्वल ही दोनों तरह के बच्चों को दिया जाता है। और जो भी एजुकेशनल बेनिफिट्स होते हैं सब बच्चों के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, वो चाहे वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो या नॉर्मल चिल्ड्रन हो, दोनों के लिए ही इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स होते हैं। ताकि इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट्स मतलब कि ऐसा हम जो करिकुलम डिराइव करते हैं, वो उनके बच्चे, हमारे जो बच्चे होते हैं, जो सारे बच्चे होते हैं, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए हम करिकुलम डिराइव करते हैं, और वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। ऐसा करिकुलम हम सभी बच्चों के लिए बराबर रूप से रखते हैं।
फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं हम उनको देखते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको एक लिस्टेड फॉर्म में लिखते हैं, अपने पास रखते हैं और उसको सीरियसली लेकर के उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। आजकल आप देखते होंगे कि हमारे पास लेटेस्ट ट्रेंड चला हुआ है कि स्कूल्स जो होते हैं वो अपने स्कूल्स में एक साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनको हम एक जो भी उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ मेंटल डिसेबल्ड बच्चे भी हों, तो ऐसे बच्चे जो थोड़े मेंटली उनको प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों को हम साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं और उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके ये मेंटल प्रॉब्लम बाय बर्थ है या बाद में किसी एनवायरनमेंट के बाहरी एनवायरनमेंट के संपर्क में आकर उनके साथ ऐसा हुआ है, ये सब जानते हैं और उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के थ्रू उनको सही करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को रिचनेस एंड डाइवर्सिटी और उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उन तक को जो भी रिचनेस डाइवर्सिटी के जो भी सोर्सेज होते हैं वो स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचाए जाते हैं। जो भी उनके प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे तरह के जो प्रिंसिपल्स की हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम सभी बच्चों को बराबर से इक्वल एजुकेशन देते हैं। उनकी जो भी नीड्स होती है वो स्कूल द्वारा फुलफिल की जाती है। उनकी जो भी एजुकेशनल बेनिफिट्स जो एक बच्चों के लिए होती है वो सभी बच्चों के लिए बराबर दी जाती है। उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, उसको सीरियसली लिया जाता है और सीरियसली लेकर उसको सॉल्व किया जाता है, जिससे कि बच्चों का जो सॉल्यूशन है वो बच्चों को बहुत हद तक मिल सके। तो ऐसा हम कर करके जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे जो दोनों तरह के बच्चे होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको हम एक साथ लेकर के चलते हैं, एक साथ एजुकेशन दे करके उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस की, कि उनके डेवलपमेंट में उनको क्या जरूरतें और क्या महत्व है। सबसे पहले हमारे नीड एंड इम्पोर्टेंस से हम पॉइंट्स देख सकते हैं। टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको हमें जरूरी पूरा करना चाहिए। जो उनकी चीजें, उनकी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। सेकेंड इज to enable children to stay with their families। जो भी इनेबल चिल्ड्रन होते हैं जो कि स्कूल्स प्रॉपर नहीं आ सकते, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड बहुत ज्यादा रूप से हैं, जिनको बिल्कुल ही चल फिर नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को अपनी फैमिलीज के साथ ही रहना चाहिए और वहां से उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। जैसे कि आजकल घर बैठे भी हम एजुकेशन पा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू। हम बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चा एजुकेशन ले सकता है और हम उसके डेवलपमेंट में वो एजुकेशन हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप। जो उनके इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो एक इम्पोर्टेंस ये है कि हम उनके जो हेल्दी सिटीजनशिप है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन, जितनी भी चीजें होती हैं जो सार्वभौमिक तरीके से, यूनिवर्सलाइजेशन इन द सेंस कि सार्वभौमिक, सभी को साथ में लेकर के चलने वाली जो जरूरतें होती हैं उन सब चीजों को ये अचीव करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू उनका डेवलपमेंट पूरा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। उनके अंदर जो फीलिंग्स होती है सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के, हम उसको भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो स्पेशल स्कूल्स में जाकर अपने तरीके के, पहले कहा जाता था कि ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल्स में ही भेजना चाहिए, तो ऐसे बच्चे स्पेशल स्कूल्स में जाके क्या होता है कि वो अपने तरीके के ही बच्चों को देखते हैं। तो अपने तरीके के बच्चों को देखकर वो उतना डेवलप नहीं हो पाते, उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे होते हैं जिनका अगर हम डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही डल माइंड के होते हैं, बहुत ही उनका IQ लेवल
लेवल कम होता है, और कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि किसी बाहरी इन्वायरमेंट की वजह से आकर उनको कुछ ऐसा आघात पहुंचता है या ऐसी प्रॉब्लम होता है, शॉक हो जाते हैं वो, कि वो उसकी वजह से उनका मेंटल लेवल थोड़ा हिल जाता है, मेंटल लेवल थोड़ा कम हो सकता है, जिसको आईक्यू लेवल भी कहते हैं। आईक्यू लेवल उनका नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा अगर कम है, जो बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, या स्लो लर्नर की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, या फिर वो ड्रग एडिक्ट्स कैटेगरी में भी आ सकते हैं, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेट करके उनके डेवलपमेंट को, ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, फिर और जिससे कि उनके अंतर्गत सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके अंदर भी दूसरे अपने क्लास के और भी जो क्लासमेट्स होंगे उनको देख करके उनके अंदर भी अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग को हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अगर हम नीड इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। अब आप बात सोच रहे होंगे क्लासरूम में हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। तो क्लासरूम में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्लासरूम में क्या होता है, हम स्मार्ट क्लासेस बना सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए जैसे कि हम आपने देखा होगा आजकल बच्चों को सिखाने के स्मार्ट क्लासेस होती है, जिसमें एक एलईडी टीवी लगी होती है, और हम कोई भी चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं तो उसके पिक्चर्स पीछे चलते रहते हैं, उस टीवी में, उस टेलीविजन में चलते रहते हैं, उसको हम देखते हैं, या प्रोजेक्टर के फॉर्म में हम उसको चलाते हैं, प्रोजेक्टर के फॉर्म में वो पिक्चर्स चलती रहती हैं, और हम उसपे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई फ्लावर के बारे में बता रहे हैं तो उसमें उनके पीटर्स, लीव्स कहाँ है, वो जैसे जैसे टीचर बोलता है वैसे वैसे उनका उसमें शो करता रहता है। तो बच्चे कहा जाता है कि जितना अच्छा चीजों को देख कर कैप्चर करते हैं उतना अच्छा, वो सिर्फ लेक्चर फॉर्म में जो क्लास होती है उतना उनके लिए बेनिफिट नहीं होता, जितना उनके लिए ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू अगर हम उन्हें पढ़ाएं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है। या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज को अपनाकर उनकी टीचिंग को और अच्छा कर सकते हैं। उनकी जो टीचिंग स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है, उसमें हम चेंज ला करके उनके डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करके हम उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर सोशल इक्वेलिटी। ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं। वो बहुत ज्यादा सोशल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम में ही इतना उलझे होते हैं कि उनको दूसरों के आगे जाने में, या सोसाइटी भी बात करें तो सोसाइटी ऐसे बच्चों को जल्दी अपना भी नहीं पाता है, और वो बच्चे आपस में अपनी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, उनसे ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो वो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में और नॉर्मल बच्चों के साथ घुल मिलकर अपने जो सोशल इक्वेलिटी होती है उसको बराबर कर सकते हैं नॉर्मल बच्चों की तरह। वो जो उनके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है वो सब चीजों को दूर करके वो सोशल इक्वेलिटी के कैटेगरी में आ सकते हैं। उनका सोशल डेवलपमेंट कहा जाए अगर, तो सोशल डेवलपमेंट और अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट सेल्फ रिलायंट, जो कि हमने बताया पहले भी कि वो अपना सोशल डेवलपमेंट के थ्रू और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा करके हम चीजों को उनका और डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। सो एजुकेशन फॉर ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अगर हम बात करें एजुकेशन फॉर ऑल, इट मीन्स कि ऐसा ही एजुकेशन इन जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए होती है, एजुकेशन पर सभी का अधिकार होता है। देखिए शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, वो जेंडर इक्वलिटी को नहीं देखता, वो सब कुछ सबके लिए बराबर है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो सभी के लिए बराबर एजुकेशन देता है, वो किसी के भेदभाव नहीं करते हैं। तो एजुकेशन जो होती है वो सभी के लिए समान रूप से होती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एजुकेशन के थ्रू, इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं, जो अधिकार हमारे होते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, जो उनके डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स,
उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके अंदर किस तरीके की स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का डेवलप करना बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स नहीं डेवलप होंगी तो उनके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट की हम जो बात कर रहे हैं, स्कूल्स में बच्चों को हम क्यों भेजते हैं, अपने बच्चों के स्कूल्स में हम इसलिए भेजते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वो डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट भी हो सकता है, वो डेवलपमेंट इनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। उनके अंदर हर तरह की स्किल को डेवलप हम कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। जो भी सोशल कॉन्शियसनेस होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, उनके साथ कुछ जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं सोशल। तो इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में जब वो एक साथ बैठते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो वो अपने डेवलपमेंट के बारे में और अच्छे से उनका डेवलपमेंट और अच्छे से हो सकता है। वो अपने साथ के लोगों को देखकर, उनसे बात करके, उनसे चीजों को समझकर अपने राइट्स को जान सकते हैं, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसके लेवल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस। वो अपने आप को न्यू चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बच्चे समाज जिनको नहीं स्वीकार करता है, या जो ऐसे बच्चे जो कि कुछ ना कुछ किसी वजह से पीछे होते जा रहे हैं, उनकी जो चैलेंजेस अगर हम उनको कोई दे, या कोई चैलेंज दे, या कोई उनको टास्क दे, तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चे अगर नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके साथ कहा जाता है संगत का बहुत अच्छा और बुरा असर होता है। तो आप जैसी संगत करते हैं आपके ऊपर वैसा ही असर पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है कि हम जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं वो नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ अगर एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो अपने आप को न्यू चैलेंजेस के लिए भी एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड। ऐसे बच्चे जो होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन ये बच्चे क्या होते हैं कि इनके अंदर ब्रदरहुड की भावना बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे जब इंक्लूसिव एजुकेशन लेते हैं या इंक्लूसिव क्लासरूम में आते हैं, तो इन बच्चों को हम इनके अंदर ब्रदरहुड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब ये क्लासरूम में पढ़ेंगे, जब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एज अ टीचर आप एक डिफरेंट डिफरेंट टास्क बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें आप ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं, सभी बच्चों को मिक्स कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल एंड डिसेबल्ड दोनों तरह के बच्चे एक ग्रुप में बैठते हैं, एक ग्रुप में काम कर सकते हैं, और वो काम करने से एक दूसरे को समझते हुए ब्रदरहुड की भावना उनके अंदर डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू जो भी एजुकेशन की क्वालिटी होती है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी एजुकेशन की क्वालिटी में इन द सेंस कि जो पहले जो बच्चे स्पेशल स्कूल्स में जाते थे उनका जो करिकुलम होता था वो नॉर्मल बच्चों के करिकुलम से थोड़ा सा डिफरेंट होता था, क्योंकि कहा जाता था कि उनका आईक्यू लेवल उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है जितना कि नॉर्मल बच्चों का होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए डिफरेंट करिकुलम डिराइव किया जाता था। लेकिन जब बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर तरह के बच्चे होते हैं, जिससे कि उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है वो और ज्यादा इंप्रूव होती है। वो चीजों को और ज्यादा पढ़ सकते हैं और ज्यादा डेवलप्ड वे में चीजों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर। एक टीचर की क्या भूमिका हो सकती है उनके डेवलपमेंट में या इंक्लूसिव एजुकेशन में। सो फर्स्ट रोल इज इंटरेक्शन विद फैमिली। टीचर जो होते हैं उनको फैमिली से इंटरेक्शन करना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि फैमिली से इंटरेक्शन क्यों जरूरी होता है। देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है स्कूल्स में वो क्यों होती है, जिससे कि जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की फैमिली से इंटरेक्ट हो सके। तो
इंटरेक्ट होने से क्या होता है कि बच्चे की कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है, जो हम 6 to 8 आवर्स की क्लास स्कूल टाइमिंग में नहीं दूर कर सकते हैं, उसके लिए अगर टीचर 6 to 8 आवर्स एफर्ट्स अपने लगा रहा है, तो उसके लिए और जरूरी है कि वो एफर्ट्स वो पेरेंट्स भी लगाएं घर पर, जिससे कि बच्चे के अंदर वो अगर कोई कमी है तो हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटरेक्शन विद फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर। नेक्स्ट इज टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जो टीचर होना चाहिए वो एक ट्रेन टीचर होना चाहिए। ट्रेन टीचर की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन अगर टीचर होगा तो वो बच्चों की प्रॉब्लम को समझ सकेगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबल भी हो सकेगा। उसके अंदर वो क्वालिटी आ सकेगी कि बच्चे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो वो उसको सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम कह सकते हैं कि मान लीजिए बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, हम नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल पीपल हैं, लेकिन अगर कभी हमें कभी फीवर आ जाए या हमें कोल्ड हो जाता है सिर्फ, तो हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा अपने प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं कि हमारा मन कहीं नहीं लगता। तो सोचिए, जिन बच्चों को परमानेंट ही ये प्रॉब्लम है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके साथ ये परमानेंट प्रॉब्लम होती है, तो वो कितने परेशान रहते होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको समझना चाहिए, और अगर हम ट्रेन टीचर है तो हमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, हम उसको सॉल्व करने की हमारे अंदर ऐसी क्षमता तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज। ऐसे जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स होते हैं, उसमें जो टीचर पढ़ा रहा होता है, वो टीचर के लिए क्या होता है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स या लर्निंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, जिससे कि नई नई स्ट्रेटजीज अपनाने से बच्चों का डेवलपमेंट और अच्छा हो सकता है। अगर हम क्लासरूम में डेली सिंपल लेक्चर मेथड का सिर्फ यूज कर रहे हैं, लेक्चर मेथड को अपनाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, जितने अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट तब होगा जब क्लासरूम में हम टीचिंग स्टाइल को अपने बदलेंगे, कोई टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। वो स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, हम ऑडियो विजुअल का एड्स भी क्लासरूम में कर सकते हैं, एड्स का यूज क्लासरूम में कर सकते हैं, या फिर हम कोई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए, इन सब एड्स का यूज करते हुए हम अपनी लर्निंग स्टाइल को, टीचिंग स्टाइल को और बेटर करके बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो टीचर होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है, उसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो बच्चे के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर अपनी टीचिंग दे, और बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को अंदर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की क्षमता भी टीचर में होनी चाहिए, कि वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे, अपनी टीचिंग से या अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू, या बच्चे की टीचिंग स्टाइल को चेंज, या अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करके बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की क्षमता ला सके। सो एक ये भी रोल टीचर का होता है। नेक्स्ट रोल इज टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज। स्पेशल फैसिलिटीज में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो टीचर होता है उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि बच्चों को स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। स्पेशल फैसिलिटीज में जैसे कि बच्चे अगर हैंडीकैप्ड बच्चा है, उसको फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो हम बच्चे को क्लासरूम में जाने के लिए, मान लीजिए क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पर है, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे बच्चा कैसे जाएगा, उसके लिए हमें बच्चे को वो स्टेयर से तो चढ़ नहीं सकता नॉर्मल, तो हमें उसके लिए स्लोप जैसा बनवाना चाहिए, जिससे कि हम उसके व्हील चेयर को आसानी से उस पर चढ़ा सके। व्हील चेयर्स के तो हम प्रोवाइड करानी चाहिए, तो जिससे कि बच्चा आसानी से क्लासरूम में जा सके। उसके लिए क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको व्हील चेयर के थ्रू आने जाने में या किसी अब उसको आने जाने में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वो आसानी से, इतनी जगह हो, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि दो सीट्स के बीच ऐसे इतनी जगह हो कि बच्चा आसानी से बिना लड़े आ जा सके। तो ऐसे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। अगर बच्चे को थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको हियरिंग एड्स हमें प्रोवाइड कराने चाहिए। अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो हमें ब्रेन लिपि को अपनाने चाहिए। तो ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड करके उनका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ये क्षमता भी टीचर के अंतर्गत अंदर होनी चाहिए।
नेक्स्ट रोल की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट रोल इज टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स। जो भी बच्चे की पर्सनल नीड्स उसकी अपनी होती है, हमें उसको भी देखना चाहिए। उसकी पर्सनल नीड्स को देखते हुए हमें उनको चीजें, उनको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी उनकी जरूरतें होती है, उसको प्रोवाइड कराने की भी हमारे अंदर क्षमता, एक टीचर के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट। जो भी बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट होता है, देखिए आपको खुद नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, तो वो क्या होता है, वो कोई दूसरा ही समझ सकता है। तो वो सबसे अच्छा, आप सबसे ज्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं या फिर स्कूल में अपनी टीचर के साथ। तो टीचर के अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए कि वो बच्चे के अंदर जो भी हिडन टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज कर सके और उसको उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग और चीजें के दे और टास्क दे करके, या जो भी उसके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को फील्ड में उसे आगे बढ़ाकर उसका डेवलपमेंट कर सके। Next is to inculcate positive attitude in the able-bodied children. उनकी जो बॉडी होती है उसमें हमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए ऐसे बच्चों में। तो ये सारे जो रोल्स होते हैं टीचर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। एक अच्छे टीचर के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, ये सारी क्षमताएं, एबिलिटीज उनके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज। ऐसे बच्चों के लिए या इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें कैसी टीचिंग स्ट्रेटजीज की अपनानी चाहिए, कैसी टीचिंग स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है कोऑपरेटिव टीचिंग। नेक्स्ट हमारी होती है पीयर ट्यूटरिंग, एंड उसके बाद हमारी होती है मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो कोऑपरेटिव टीचिंग क्या होती है? कोऑपरेटिव टीचिंग ये होती है कि इसमें टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। टीचर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होने चाहिए, जिससे कि बच्चा डर के मारे अपनी चीज ही, अपनी बात ही टीचर तक ना कह सके। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चा टीचर को थोड़ा हम्बल नेचर का होना चाहिए, जिससे कि टीचर अगर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो बच्चे उन्हें कोऑपरेट करें। और जब बच्चे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या बच्चा कुछ पूछ रहा है, उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम फेस बच्चा कर रहा है, तो उसको भी टीचर को समझना चाहिए और एक दूसरे के कोऑपरेशन के द्वारा ही टीचिंग स्ट्रेटजीज को और अपना करके कोऑपरेशन के द्वारा ही हम अपने टीचिंग स्टाइल को और अच्छा कर सकते हैं, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीयर ट्यूटरिंग की। तो पीयर ट्यूटरिंग में हम क्या करते हैं कि क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से ही बच्चों को हमें एक दो बच्चों को, जैसे मॉनिटर जो होते हैं या फिर और जो अलग बच्चे होते हैं जो साथी उनके क्लासमेट्स होते हैं, हम अगर कोई रीडिंग करा रहे हैं क्लासरूम में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं, तो हमें बच्चों से ही कराना चाहिए। बच्चे करेंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे उसको पढ़ने में। अगर सिर्फ टीचर ही बोलता जाएगा तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें खत्म होने लगेगा। बच्चे उससे उतना इंटरेस्ट नहीं लेके बोर होने लगेंगे और क्लासरूम जो हमारी ये टीचिंग होगी वो बहुत ही बेकार, बहुत ही यूजफुल टीचिंग नहीं हो पाएगी। तो हमें पीयर ट्यूटरिंग को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट हमें मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग में क्या करते हैं? मल्टी सेंसरी टीचिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, चीजों को छू करके दिखाते हैं। छू कर दिखाना इन द सेंस की ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स का हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम बोन्स के बारे में पढ़ा रहे हैं या किसी स्केलेटन के बारे में पढ़ा रहे हैं बायो में, तो हमें एक स्केलेटन लाके क्लासरूम में बच्चों को दिखाना चाहिए, जिसको वो टच करके सीख सकते हैं। या फिर हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम कोई फ्रूट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम फ्रूट्स को ला करके बच्चों को एक एक दे करके उसके थ्रू भी दिखा करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो मल्टी सेंसरी टीचिंग को हमें अपना करके एक क्लासरूम जो हमारी होती है उसको हम एक यूजफुल क्लासरूम, एक यूजफुल टीचिंग को अपना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ क्लासरूम। डिजाइन ऑफ क्लासरूम मतलब कि जो क्लासरूम होता है उसको कैसे डिजाइन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम डिजाइन ऑफ क्लासरूम की बात करें तो हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज साइज ऑफ क्लास। जो हमारा क्लास का साइज है वो बहुत
मतलब मान लीजिए 50 to 60 स्टूडेंट्स है एक क्लासरूम में, तो वो क्लासरूम बहुत ज्यादा साइज में छोटा भी नहीं होना चाहिए कि एक सीट पे बच्चे अगर मान लीजिए 3 लोग की बैठने की, 4 लोग की बैठने की कैपेसिटी एक सीट पे, तो बच्चे की रूम छोटा होने के कारण एक सीट पर 5-5 6-6 बच्चे बैठ रहे हैं। तो जब बच्चा सही ढंग से प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाएगा तो वो पढ़ाई या टीचिंग में उसका मन कैसे लगेगा। जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही होगी तो हम क्या कहते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट में बनाना चाहिए। तो हेल्दी इन्वायरमेंट में बच्चों को प्रॉपर बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बच्चों को बुक्स रखने के भी लिए टेबल के भी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए जो साइज ऑफ क्लास होगा, अगर वो बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होगा तो बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठ सकेंगे, प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स को ओपन कर सकेंगे। जब बच्चों को आराम कंफर्टेबल की फीलिंग आएगी तभी वो बच्चा पढ़ सकता है, तभी वो बच्चा चीजों को सीख सकता है और उसको दूसरी बाह्य चीजें और आकर्षित नहीं करेंगी। मतलब कि जब वो प्रॉपर तरीके से बैठे ना, गिरे पड़ रहे हैं बच्चे एक सीट पर, 5-5 बच्चे बैठ रहे हैं तो गिरे पड़ रहे हैं, उनको बैठने की जगह नहीं, तो उनका टीचिंग में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग एड्स की। तो जो क्लासरूम में हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, कि हमें ऐसे टीचिंग एड्स को अपनाना चाहिए जो बच्चों के जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि हम पढ़ा कुछ और रहे हैं और टीचिंग एड्स जो हम यूज कर रहे हैं वो कुछ और ही हो। तो हमें ऐसे टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए जो कि बच्चे के जो टीचिंग है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड टीचिंग एड्स का यूज करके हम टीचिंग को और इफेक्टिव टीचिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। टाइम पीरियड जो होता है क्लासरूम का, वो एक टाइम टेबल के थ्रू होना चाहिए। टीचर्स को अपना टाइम टेबल पता होना चाहिए कि उसकी फर्स्ट क्लास 9 to 10 है तो उसकी फर्स्ट क्लास 9 to 40 मिनट्स की है तो 9 to 9:40 तक ही है। ऐसा ना हो कि अगर टाइम टेबल ही नहीं है, टाइम रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो एक टीचर 1 घंटे पढ़ा रहा है तो दूसरा टीचर जाएगा तो उसको टाइम नहीं मिल रहा तो 10 ही मिनट पढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए। टाइम रिस्ट्रिक्शन रखने के लिए हम सबसे अच्छा सिस्टमेटिक ये कर सकते हैं, सिस्टमेटिक काम करने के लिए कि हमें पहले से एक टाइम टेबल होना चाहिए, टीचर टाइम टेबल बनाना चाहिए, स्टूडेंट टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे बच्चों को भी पता हो कि अब इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टीचर से ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और टीचर को भी पता होना चाहिए कि हमें अब इस क्लास में जाना है। अगर टीचर और बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि कौन सी टीचर किस क्लास में पढ़ाएगी, या टीचर को ये नहीं पता होगा कि उसको किस क्लास में जाके पढ़ाना है, तो हमारी जो टीचिंग है या जो बच्चे के हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब हमारी अच्छी टीचिंग ही नहीं होगी तो बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो अच्छी टीचिंग के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम रखना चाहिए कि इतने मिनट्स की क्लास है तो आपको इतने से इतने मिनट्स ही पढ़ाना है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स। क्लासरूम में ऐसे लाइट्स के मतलब ऐसे क्लासरूम, हमें जब क्लास स्कूल बिल्डिंग बना रहे हो तो हमें स्कूल बिल्डिंग हम जब टीचर ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग बनाने के भी कई शेप्स होते हैं। तो शेप्स इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के जो क्लासरूम होते हैं उनमें कुछ जो नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट के, जैसे कि हमारा सन, तो सन हमारा एक नेचुरल सोर्स है लाइट का। तो उससे हमारे जो नेचुरल सोर्स के थ्रू भी लाइट क्लास में पड़े, ये ना हो कि हम सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स यानी कि बल्ब और ट्यूबलाइट्स इन्हीं सब का यूज कर रहे हैं और पूरे रूम में अंधेरा अंधेरा है। अगर मान लीजिए बाई चांस कभी लाइट चली गई, जनरेटर वर्क नहीं कर रहा है तो बच्चे अंधेरे में बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि सफोकेशन भी एक तरह से क्लास में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे क्लासरूम होने चाहिए जिसमें सनलाइट प्रॉपर आ रही हो, हवा विंड्स आराम से क्लासरूम में आ रहे हो, विंडोज बड़ी होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए प्रॉपर, जिससे कि बच्चों को नेचुरल विंड्स भी मिलती रहे। ये नहीं कि वो सिर्फ आर्टिफिशियल विंड के ऊपर या आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, बाकी चीजें वो नहीं उनको मिल पा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेंशन टू फिजिकल नीड्स। अगर हम फिजिकल नीड्स की बात करें तो हमें ऐसे फिजिकल नीड्स भी बहुत सारी बच्चों की होती है, जैसे कि जैसा मैंने बताया बच्चे हैंडीकैप, अगर फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है तो उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चे को प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो बच्चा क्लासरूम में कैसे आएगा जाएगा। तो उसके लिए ऐसे क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए जिससे कि बच्चा प्रॉपर
एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सके, प्रॉपर आ जा सके। नेक्स्ट इज स्पेशल अटेंशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो क्लासरूम डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि जो टीचर हो उसका अटेंशन सभी बच्चों पे बराबर हो, लेकिन जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके ऊपर एक स्पेशल अटेंशन भी वो रख सके। सो क्लासरूम का एरिया इतना बड़ा होना चाहिए या टीचर के खड़े होने के लिए ऐसा एक पोडियम या स्टेज बनाना चाहिए आगे छोटा सा, जिससे बच्चा के ऊपर जो स्पेशल डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन टीचर दे सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे करिकुलम की। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? यूज ऑफ टीचिंग एड्स। यूज ऑफ टीचिंग एड्स में हम बात करेंगे करिकुलम में कि ऐसा करिकुलम हमारा होना चाहिए जिसमें टीचिंग एड्स का यूज हम कर सकें। बिना टीचिंग एड के यूज के टीचिंग बहुत इफेक्टिव नहीं मानी जाती है, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए हमें जो टीचिंग एड्स होता है उसका उपयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। दूसरा सिंपल करिकुलम। सिंपल करिकुलम रखना चाहिए क्योंकि हमारे इंक्लूसिव क्लास में हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ हमारे डिसेबल्ड बच्चे भी हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें सिंपल करिकुलम बनाना चाहिए। फिर एडिक्वेट फैसिलिटीज, कुछ ऐसी एडिक्वेट फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे कि जो बच्चों को बेनिफिट हो सके। जैसे कि इससे पहले भी मैंने बोला था, वो फैसिलिटीज हो सकती है बच्चों को चलने फिरने के लिए, या फिर बच्चों को कोई एड्स की जरूरत है तो हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारे स्कूल में वो ऐसी एड्स प्रोवाइड करा सके उन बच्चों को, जो बच्चे जो है जिनको साथ जो प्रॉब्लम है वो एड्स के थ्रू, उस एड्स का यूज करके उसके थ्रू उनकी प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन इन गेम्स की। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है उसमें जो होते बच्चे हैं उनका गेम्स में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गेम्स में भी वो बराबर पार्टिसिपेट कर सके, ऐसे गेम्स भी बनाने चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजिकली हैंडीकैप बच्चे, तो उनके लिए हमें आउटडोर गेम्स तो हम नहीं कर सकते प्रोवाइड उनको, तो चाह कर भी उनको नहीं दे सकते, तो इसलिए ऐसे गेम्स भी हमें बनाने चाहिए, ऐसे रखने चाहिए कॉम्पिटिशन गेम्स में जो इंडोर गेम्स हो, जिसमें वो बच्चे बैठ कर कोई गेम खेल सके, चेस वगैरह हो, ऐसे चेस हो या कैरम हो, ऐसे गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर सके। जिन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम है या जिनके हाथ में प्रॉब्लम चल फिर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में उनको पार्टिसिपेशन उनका इक्वली हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑपरेटिव करिकुलम। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कोऑपरेटिव को ध्यान में देते हुए बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल्स। जो भी रीडिंग मटेरियल्स होते हैं स्कूल में या क्लासरूम में, जो भी रीडिंग मटेरियल्स है हमें उसको प्रोवाइड कराना चाहिए उन्हें। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज। जो बच्चे होते हैं उनका पार्टिसिपेशन जो होता है वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी होना चाहिए। जैसे कि डिबेट कंपटीशन होता है स्कूल लेवल में, दूसरे स्कूल से बच्चों का कंपटीशन होता है, तो वो बच्चे दूसरे स्कूल्स के बच्चों के साथ प्रॉपर कंपटीशन कर सके, स्कूल्स में जाकर वो भी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के मल्टी लेवल, यानी बच्चे डेवलपमेंट के दौरान बच्चे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं, तो ऐसा लेवल हमें ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जो कि बहुत फ्लेक्सिबल हो और मल्टी लेवल को कवर करता हुआ हो। सो हमने यहाँ पे बात की डिफरेंटली इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो हम बात करते हैं, आपने इस वीडियो में देखा कि जो हम बात कर रहे हैं प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन द क्लासरूम। तो उसके लिए अगर हम क्लासरूम में सभी बच्चों को डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को एक साथ प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं, एक साथ उनको एक जगह एक क्लासरूम में एक साथ एजुकेट कर सकते हैं। उस एक साथ एजुकेशन देने से बच्चों के जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये हो सकता है कि वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ एडजस्टमेंट की, जो उनके दूसरे बच्चों के साथ दिक्कत होती है, वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उनकी दूर हो सकती है। उनके अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो दूर हो सकता है। उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके अंदर सोशल डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, तो इसके थ्रू वो बच्चे सोशल डेवलपमेंट उनके अंदर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा उनको जो
एक तरह की हीन भावना जिसे कहेंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी दूर हम कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनाकर हम अपनी टीचिंग को और अच्छा बना सकते हैं, अपनी टीचिंग को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक टीचर की तरह, एक टीचर की जो इसमें रोल होता है, भूमिका होती है, वो यही हो सकती है कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में चेंजेस लाए, वो रोज नई नई टीचिंग स्ट्रेटजीज को अपनाए, जिससे कि बच्चे उससे इंटरेस्टिंग क्लासरूम समझकर उसमें इंटरेस्ट ले, और अपने उनका इंटरेस्ट लेने से उनकी एजुकेशन जो होती है वो और अच्छी हो सकती है। और जब एजुकेशन अच्छी होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट अपने आप ही अच्छा होगा, और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेट करता हुए हमें एक करिकुलम जो बनाते हैं हम, वो सिंपल और फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाना चाहिए, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो मेरा वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको हेल्पफुल होगा आगे आपके फ्यूचर के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, and thank you so much, and all the best for your futures. Thank you.